अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा एक जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस वक्त तजवीज़ दी है और उसी को बहुत जगह पर पहले भी रिपीट किया जाता है, लेकिन फॉर्मली एक पूरा स्टेटमेंट जहाँ पर उन्होंने नेशनल ग्रैंड डायलॉग की बात की है। उन्होंने कहा वक्त की ये आम ज़रूरत है और फिर मज़ीद उन्होंने इसको एलैबोरेट किया कि क्या हम सब ने सियासत ही करते रहना है या मुल्क के बारे में सोचना है। अब वो बतौर वज़ीर-ए-आज़म ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं। इससे पहले जब इमरान खान साहब ने हुकूमत बनाई थी तब भी शहबाज शरीफ साहब ने बतौर अपोजिशन लीडर मिसाक मईशत की बात की थी, जिसको ठुकराया गया था उस वक्त की हुकूमत की जानिब से। और अब जब ये ग्रैंड डायलॉग की बात आई है तो जो रिएक्शन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से सामने आ रहा है उसमें वो इस बात को भी रद्द कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि अब डायलॉग की बात जो की जा रही है ये मौजूदा हुकूमत की माशी सतह पर और हज सतह पर नाकामी है, इसलिए ये इस तरह की बात की जा रही है। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर इस सारे मामले को देखा जाए तो जिस हद तक पोल्स अपार्ट पाकिस्तान की सियासत हो चुकी है या जितनी डिवाइड है पाकिस्तान की सियासत में, ज़रूरत इसी चीज़ की है कि एक नेशनल डायलॉग हो, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और कुछ चीज़ों पर हतमी तौर पर मामलात को तय किया जाए। जिस तरह हमने देखा कि कल सदर मुमलिकत ने जो 2 तरमीमी बिल थे उनको वापस भिजवा दिया। एक मामले पर एक जमात या चंद जमातें कुछ और चाहती हैं इलेक्शंस के हवाले से, नैब के हवाले से, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ बिल्कुल और सोचती हैं और जब जिसको इक़्तिदार मिलता है तो चीज़ों को रिवर्ट किया जाता है। यकीनन इस तरह से मामलात नहीं चल सकते। जो नेशनल मैटर्स हैं उनके हवाले से एक कंसेंसस की बहरहाल ज़रूरत है। ये मुमकिन नहीं हो पाया पिछले दौरे हुकूमत में भी और अब भी बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि इनके साथ बैठा जाए या कोई बात की जाए। फिर ऐसे में चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ेंगी और मामलात कैसे बेहतर होंगे, मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में एक तो हम इस हवाले से बात करें। इसके साथ साथ एक ऑनगोइंग जो प्रॉब्लम है, जो दूसरी चीज़ जिसका जिक्र आज शहबाज शरीफ साहब ने भी किया, वो मसला है सब के लिए और वो है महंगाई का मसला। इससे पहले जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी तो तब भी महंगाई तो तेज़ी से हो रही थी और उसकी वजह आलमी मसला उसको करार दिया गया था। आलमी सतह पर महंगाई है इसलिए पाकिस्तान में महंगाई है ये बात की जाती थी। आज भी मौक़िफ़ कुछ फ़र्क नहीं। शहबाज शरीफ साहब आज भी यही बात कह रहे हैं और ख़ास तौर पर तेल की कीमतों के हवाले से कह रहे हैं, क्योंकि ख़ासी तनकीद भी हुई, एक रिएक्शन भी अवाम का सामने आया जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई हैं, लेकिन वो मलबा डाल रहे हैं जो मार्च में खान साहब ने कीमतें कम की थी बतौर वज़ीर-ए-आज़म। उस सारे मामले पर एक आम आदमी इस वक्त पिस रहा है और हम देख रहे हैं कि एक ब्लेम गेम का सिलसिला है। कोई किस पर इल्ज़ाम डालता है महंगाई का तो कोई किस पर डालता है और फिर यकीनन लोड शेडिंग और दीगर मसाइल भी हैं। तो मैं चाहूँगा आगे बढ़कर प्रोग्राम में हम इस हवाले से भी बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। चौधरी जाफ़र इकबाल साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा। और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सेनेटर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। आप नहीं समझते कि इस वक्त जो मसाइल हैं उसमें इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि क्यों एक बात की गई या ये नाकामी है? एक वक्त की ज़रूरत है कि सब बैठें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठें और जो एक हमारे ऐसे मामलात है, सियासत अपनी अपनी जगह पर करे पर नेशनल इशूज़ पर तो एक इत्तफाक़ राय गुफ्तगू के बाद बन जाना चाहिए। ये वक्त की अहम ज़रूरत है। फिर इसको भी क्यों रिजेक्ट किया जाता है जब जब ऐसी कोई बात की जाती है और दूसरी जमातों की जानिब से? थैंक यू, आपने इनवाइट किया। देखें, आपने कहा कि ये नेशनल डायलॉग जो है नेशनल इश्यूज़ पे होने चाहिए। कौन से नेशनल इश्यूज़? अभी जब महंगाई हुई है, जब माजी में हमारी हुकूमत थी तो आपने देखा था कि ये सब पार्टी जो पीडीएम में शामिल थी उन्होंने क्या कहा था कि जी हम सब मिलेंगे लेकिन खान साहब के अलावा सबसे बात करेंगे, खान साहब से बात कोई नहीं करनी। तो अभी तो उनको अच्छा महंगाई जब थी, जब खान साहब हमारी सारी पार्टी कहती थी कि भाई ये इंटरनेशनल लेवल पे इश्यूज हैं, तो अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूँ कि मीडिया पहले जब भी हम किसी टीवी टॉक शोज पे जाते थे तो मीडिया इनका पहला ये सवाल पूछता, साहब वो तेल बढ़ गया, साहब मुसीबत हो गई, ये हो गया, बिजली बढ़ गई। अभी आपने देखा है ना कि 2 महीने में क्या हुआ है। हमारी हुकूमत 3 साल 8 महीने थी, 3 साल 8 महीने में पीओल टोटल बढ़ा 78 रुपये से पीओल नहीं बढ़ा। अभी क्या हुआ है कि 2 महीने में उन्होंने क्या किया कि 2 महीने में 60 रुपये पीओल बढ़ गया। किसी टीवी चैनल पे कोई चीज़ नहीं आ रही। हमारी हुकूमत ने किसी को भी, अभी हुकूमत कह रही है कि हमारे पास ज़राअत खाने के लिए पैसे नहीं है। देखिए, जब ज़राअत खाने के लिए पैसे नहीं है तो आपने देखा कि टीवी पे न्यूज़पेपर में कितने इश्तिहार आ रहे हैं, एक आधे पेज के इश्तिहार है। भाई इससे इतना ज़हर आ जाएगा कि सब लोग खा जाए फिर भी बच जाएगा, तो वो ले लें। नेशनल डायलॉग की बात है, जब पहले ये कहते थे कि खान साहब के साथ बैठना नहीं है, अभी तो सारी पार्टी साथ में है।
जो माजी में 50 साल में एक दूसरे के जान के दुश्मन थे, अभी आज खान साहब की वजह से मिल गए, आपस में उनकी मोहब्बत बढ़ गई है, हुकूमत भी आ गई, तो उनको मसला हल करना चाहिए ना। ये तो आए थे कि पियोल जो है 149 से कम करके ये ले आएंगे 50 पे, जो डॉलर था 182 पे डॉलर को ले आएंगे 50 पे या 100 पे। जैसे आपको पता होगा कि पीडीएम की एक बड़ी पार्टी साहब, ये सारी बातें आपकी अपनी जगह पर हैं, पर ये आवाज तो खान साहब ने किया था ना इनके साथ बिल्कुल ना बैठने का, बात ना करने का। जब खान साहब वजीर आजम थे बहुत सारे मामलात हुए, इंडियन इनकर्जन का मामला था, दीगर चीजें थी, खान साहब किसी मौके पर साथ नहीं बैठे। आपने सवाल पूछा है ना, मैं आता हूँ उससे आपके बाद में ना। मैं कहता हूँ कि ये तो आए थे डॉलर सस्ता करने, पियोल सस्ता करने, महंगाई खत्म करने। देखिए आपने 3 दिन में कैसे उसने मेट्रो बना दी। जो इस्लामाबाद से इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो थी 3 दिन में बना दी ना शहबाज शरीफ ने। तो ये क्यों नहीं अभी 3 दिन में डॉलर कम ले आते हैं? क्यों नहीं ये पियोल प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं? अभी इनको याद आया कि नहीं ये इंटरनेशनल इश्यूज हैं। हम पहले भी कहते थे बाकी जो इश्यूज हैं, बैठना न बैठना लाजिमी हमारी पार्टी की लीडरशिप पे वही फैसला करेगी। ये 12 जमायतें सारी साथ हैं। ये 12 जमायतों का इत्तेहाद वही है जो भुट्टो साहब के खिलाफ भी बना था, उसके बाद बेनजीर साहबा के खिलाफ भी बना था, तो अभी भी वही इत्तेहाद साथ है। अभी इत्तेफाक ये है कि अपोनेंट जो है वो इमरान खान साहब है, तो ये आपस में कर लें, जो भी कर सकते हैं ये करें आपस में बैठ के। पीटीआई की एडवाइस वैसे भी इनको नहीं चाहिए। राइट, पॉइंट आ गया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। चौधरी साहब, आपकी क्या राय होगी सर? ये तो आपने सुन लिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, लेकिन क्या इस वक्त ज़रूरत है, एक डायलॉग की ज़रूरत है इस वक्त, प्रोएक्टिवली काम करके इस हुकूमत जो रिलीफ के दावे से आई थी उसको रिलीफ देने की ज़रूरत है? बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हम उस बात में जा सकते हैं कि कौन ज़िम्मेदार है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अब तो डिलीवर करने की बात है फॉर दिस गवर्नमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं अपनी गुफ्तगू के 2 हिस्से करूंगा जी। पहला हिस्सा जो आपने ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात की, देखिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ को ये अदराक हुआ कि वो किसी न किसी के कहने पे या उकसाने पे या किसी की जरूरत के तहत एक दूसरे के खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद और हुकूमत उल्टाने के और सियासी अदम इस्तेहकाम का माहौल बना। और फिर जब वो इकट्ठे हुए तो वो परवेज मुशर्रफ जो बहुत मजबूत था, बहरहाल उसको पसपा होना पड़ा। दोबारा से जो है वो जितने इख्तियारात पार्लिमानी निज़ाम के सदारती महल में चले गए थे वो भी वापस हुए। 18वीं तरमीम भी हुई, सूबों के इख्तियारात में इजाफा भी हुआ और मुल्क के अंदर सियासी निज़ाम आगे चला। अब 2013 के इंतखाबात से पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने फिर कि ठीक है अपनी अपनी सियासत कीजिए, अवाम के पास चाहिए, इंतखाब अपना लड़ें, लेकिन जब आप असेंबली के अंदर आ जाते हैं तो उसके बाद आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप पाकिस्तान के नुमाइंदे बने। जो 342 अरकान कौमी असेंबली हैं, 110 सेनेटर हैं, उन सब को फिर वहां पे अपनी सियासत के मुताबिक आप चलें, लेकिन खुदारा नेशनल कंसेंसस डेवलप करें हर मामले के ऊपर, कलेक्टिव विजडम से चलें। और इसका आगाज किसने किया? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2013 में इमरान खान साहब के घर चल के गए। तो इमरान खान साहब ने तब जो नेशनल डायलॉग की बात नहीं मानी, घर की सड़क बनवाने की दरख्वास्त कर दी मियां नवाज से, वो तो बन गई, लेकिन इमरान खान साहब 5 साल, मैं भी उनका कोलीग था, हम इकट्ठे असेंबली में रहे, वो नेशनल असेंबली का हिस्सा नहीं बने। बतौर अपोजिशन रहनुमा एक जमात के किसी किस्म की डिबेट में हिस्सा नहीं लिया, कहीं अपनी राय नहीं दी और कहीं नेशनल कंसेंसस का हिस्सा नहीं बने। ये बदकिस्मती है। 2018 के इंतखाबात में वो कैसे आए ये एक लंबी बहस है, लेकिन उसके बाद फिर हमने कहा, मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, मुआशियात के ऊपर बात करते हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। लेकिन इमरान खान साहब ने 3.5 साल किसी भी ओपोजिशन रहनुमा के साथ बैठने की या पार्लिमान को जरिया बनाने की कि वहां कलेक्टिव विजडम से काम हो सके, वो नहीं किया।
इमरान खान साहब क्या समझते हैं? वो समझते हैं वो अक्ले कुल हैं, वो सबसे नेक और पाक हैं, वो दूध के धुले हैं, उनके अलावा किसी आदमी की ना वतन से मोहब्बत है, ना अवाम से मोहब्बत है, ना सियासत से मोहब्बत है। वो अकेले जो सोचते और समझते हैं वही सब कुछ है। ऐसे नहीं चलता, ना हो सकता है। जिस शख्स के अंदर ये पैदा हो जाए वो उसकी नाकामी है। पर अब जॉय साहब, मैंने आपकी बात तफसील से सुन ली। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब, उनकी जमात, उसका वोटर सपोर्टर एक रियलिटी है, तो उनको मिस आउट करके तो बाकी जमातें तो वैसे ही आप सारे नहीं कर रहे, तो अब तो नहीं कर रहे मिस आउट, हम तो उन्हें दोबारा बुला रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों जब उन्हें ये था कि मैंने धावा बोलना है और चढ़ दौड़ना है जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर, तब भी ये कहा था कि इमरान खान साहब आइए बैठ के बात करते हैं। और आज भी मैं शहबाज शरीफ साहब के नुमाइंदे के तौर पे सेनेटर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप बात कीजिए इमरान खान साहब से। मैं हाजिर हूँ नून लीग की तरफ से, हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से, हम मिल बैठेंगे, कहीं भी मिल बैठना हो। सबसे बेहतर जगह तो नेशनल असेंबली है ना। वो इस्तीफे ना दें, वापस लें, आके बतौर ओपोजिशन लीडर अपना रोल अदा करें। लेकिन इमरान खान साहब 2013 से 18 भी एक अच्छे ओपोजिशन लीडर साबित नहीं हुए, 2018 से 2022 अच्छे हुक्मरान साबित नहीं हुए, और अब दोबारा वो एक नालायक ओपोजिशन लीडर साबित हुए। पॉइंट आ गया। मैं मुजम्मिल साहब की जानिब बढ़ूंगा। मुजम्मिल साहब, इख्तलाफ राय तो जमहूरियत का हुस्न होता है सारी। मैं आऊंगा सेनेटर साहब आपकी तरफ। मैं जरा मुजम्मिल साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूं। सेनेटर साहब क्रॉस टॉक नहीं हो पाएगी, आपकी आवाज़ कट जाएगी। मैं आऊँगा आपकी तरफ सेनेटर मुजम्मिल साहब। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न होता है, सारी चीज़ें हैं, सियासत कीजिए, एहतजाज कीजिए, प्रोटेस्ट, ये सब चीज़ें अपनी जगह पर जितनी नफ़रतें और दूरियाँ बढ़ चुकी हैं, ये तो बहुत ही एक आइडियल सिचुएशन होगी कि ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठ जाएं एक डायलॉग के लिए, पर बज़ाहिर इसकी कोई सूरत नज़र नहीं आती है। ये ख्वाब ही है जो देखा जा सकता है। आपकी क्या राय होगी? यानी मौजूदा सूरत हाल में तो ऐसा माहौल नहीं है कि इमरान खान साहब किसी नेशनल डायलॉग का हिस्सा बने, और उनका पॉलिटिकल नैरेटिव उनको सूट भी नहीं करता है कि वो आकर तो बाकी सियासतदानों के साथ बैठ जाएं। उन्होंने ख़ुद को हक और बाकियों को बातिल, खुद को जहाद बाकियों के खिलाफ शुरू किया हुआ है। तो ऐसी सूरत में जब आप दूसरे को बातिल कह दें और मुल्क में दूसरी सियासी जमातों के खिलाफ जहाद शुरू कर दें, तो फिर गुफ्तगू तो नहीं हो सकती है। तो मैं नहीं समझता इस वक्त को ग्रैंड डायलॉग इमरान खान साहब के साथ मुमकिन है। वो सियासी तौर पर तनहा हैं, वो आइसोलेटेड हैं, पार्लियामेंट से बाहर भी आइसोलेटेड हैं। पार्लियामेंट में भी उनकी हुकूमत इसीलिए गई कि वो आइसोलेट हो गए, उनके इत्तेहादियों ने उनका साथ छोड़ दिया, उनकी अपनी जमात के लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। अगर वो अपने इत्तेहादियों को अपने साथ रख लेते, कोई उनकी हुकूमत नहीं गिरा सकता था। वो कोई किसी जुडिशल एक्टिविज्म के नतीजे में तो नहीं गए हैं, जैसे कि यूसुफ रज़ा गिलानी या नवाज शरीफ गए हैं कि कोई 2 जजों ने निकाल दिया पकड़ के। वो तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे गए हैं और पार्लियामेंट से आइसोलेट होकर गए हैं। पार्लियामेंट में वापस आना भी उन्हें सूट नहीं करता है, क्योंकि वो डिफीट होगी उनकी पॉलिटिकल अगर वो पार्लियामेंट में दोबारा आकर बैठ जाएं। पार्लियामेंट से निकल कर जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते उनके लिए डिफीट है। 1 मार्च उनका नाकाम हो गया है, 2 मार्च के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसे में वो कोई, जब तक उन्हें कोई लो हैंगिंग फ्रूट नहीं मिलेगा, कोई ऐसी चीज़ जिसे वो अपने वोटर को दिखाकर फतह करार देकर साथ बैठ सकें, तब तक उनका बैठना मुमकिन नहीं है। अगर कोई इलेक्शन का अनाउंस हो जाता है वो फ़ौरन बैठ जाएंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो उनके पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट करती है तो वो ज़रूर बैठ जाएंगे। लेकिन अभी पाकिस्तान की पॉलिटिकल टेबल पे ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है जो इमरान खान के पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट करे, जिसको सामने रखते हुए वो टेबल पर बैठ जाए। ठीक है, लेकिन मुजम्मिल साहब फिर यानी कि ये जो नफ़रतें जिस हद तक बढ़ चुकी हुई हैं, पोलराइजेशन जितनी आ चुकी हुई है, ये इसी तरह ही फिर चलती नज़र आएगी। इसको ख़त्म होने का कोई ज़रिया बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। ये पॉलिटिकल टेम्परेचर तो नीचे आएगा। देखिए, इमरान खान साहब ने पिछले 4 साल टेम्परेचर ऊपर रखा है। वो अपोजिशन को, उनका तर्ज हुक्मरानी ये था कि रोज़ाना 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अपोजिशन के ख़िलाफ़ की जाएँ और उन्हें भरपूर बुरा भला गालियाँ कहा जाए। अभी सेनेटर साहब नालायक पर बहुत एहतजाज कर रहे थे। उनकी जमात जब हुकूमत में थी तो वो अपोजिशन को जिन अलकाब से पुकारती थी, अब भी इमरान खान साहब जैसे जैसे अलकाब देते हैं वो तो नालायक से बहुत ज़्यादा हैं, और उसी तर्ज हुक्मरानी का वो शिकार हुए
उसके बाद भी अब भी जो पॉलिटिकल टेम्परेचर उन्होंने बढ़ाया निकलने के बाद, अब इसको सस्टेन कब तक रखेंगे? कब तक गालम गलूच और इस तरह सोशल मीडिया ट्रॉल्स और ट्रेंड्स और ट्विटर और इसके जरिए वो अपना पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ा के रखेंगे? मुझे लगता है एक मुश्किल काम है, बिलाखिर ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि खान साहब इसको इस तरह भट्टी को हर वक्त जलाकर उसको 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं रख सकते, बिलाखिर इसने ठंडा तो होना है, क्योंकि दूसरी साइड से इतनी आग नहीं लगाई जा रही है, वो सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हैं, वो रोज़ाना जो है वो खुद आग लगाने की कम ही कोशिश करते हैं, जो हमने देखा है। तो खान साहब अकेले कितने जलसे और कितनी आग लगा लेंगे, ये देखना पड़ेगा। ठीक, राइट, पॉइंट आ गया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। सेनेटर साहब, अब आप सर रिस्पॉन्ड जो करना चाह रहे थे चॉइस साहब की बात को वो भी कर दें। दूसरा, ज़रा महंगाई पर आ जाते हैं सर। ये क्या मामला है कि कल तक आप लोग सारे हमें बताते थे जब आपकी हुकूमत थी कि ये एक आलमी मसला है, तेल की कीमतें, महंगाई, कोरोना, ये सब चीज़ें, और अब ये 50 दिन में सूरत कम्प्लीटली बदल गई और अब ये नाअहली है, नाकामी है इस वक्त की हुकूमत की कि महंगाई। आपका क्वेश्चन मैंने नहीं सुना, वो आपकी आवाज़ नहीं आई। मैंने कहा सर, जब कल तक आप ये महंगाई को जस्टिफाई करते थे, आपसे सवाल होता था, आप जस्टिफाई करते थे कि जी आलमी मसला है, ये मामला आता है, वो मामला आता है। आज उन पर तनकीद कर रहे हैं और वो यही बात कर रहे हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी ये आलमी मसला है, हमारा मसला नहीं है महंगाई। देखिए जी, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो हक़ाइक़ हों किसी भी पार्टी को उसको मतलब छुपाना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ये आज जो पेट्रोल की कीमतें हैं ना, देखें ये तफावत है जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहले ये इंटरनेशनल लेवल पे महंगाई है, ये लाजमी है। अभी गवर्नमेंट ने जो पेट्रोल बढ़ाया है ना, ठीक है, उसकी सेटिंग कैसे की जाती है कि आवाम को कैसे फ़ायदा दिया जाए, जैसे वो सब्सिडी का इशू था या उसमें जो टैक्सेस का इशू था कि भाई आप तेल की कीमतें कम करके उसकी एडजस्टमेंट किसी और आइटम में करें, तो वो एक गवर्नमेंट करती है। लेकिन इससे मैं इत्फाक करता हूं कि ये इंटरनेशनल लेवल पे महंगाई सिर्फ पेट्रोल की नहीं है, हर आइटम में महंगाई है। बात तो ये थी कि ये किसी भी गवर्नमेंट पार्टी के किसी भी लीडर को सूट नहीं करती, चाहे वो पहले जब हमारी हुकूमत थी तब इनको नहीं कहना चाहिए था। अगर आज है तो आज इनको मानना चाहिए, हुकूमत को ये तो माने ना। अभी आज हुकूमत कह रही है कि भाई महंगाई हो रही, बिल्कुल महंगाई है। जब इंटरनेशनल मार्केट में आपकी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, डॉलर आपका 200 में है, जब आप तेल इंपोर्ट करेंगे तो आपको पेमेंट तो डॉलर में करनी है, और डॉलर पाकिस्तान में इस वक्त 200 से ऊपर है, तो लाजमी है प्राइसेस वो यही आएंगी, इससे ज़्यादा आएंगी, इससे कोई भी इनकार नहीं है। लेकिन बात ये, इन लोगों ने कहा था जब हुकूमत आई, हुकूमत से पहले आपको पता है ना, पीडीएम का एक बड़ा जो है जिसके लिए मशहूर है कि मतलब एक आदमी सब पे भारी है, तो उसने कहा था ना कि मैं चाहूँ तो डॉलर में 5 रुपए का कर दूँ। आप अभी भी कोई मीडिया से उसकी वीडियो निकाल दें, तो हम कहते हैं कि 5 रुपए पे ले आए ना डॉलर, चाहे 1 महीने के लिए डॉलर ले आए, 5 रुपए पे डॉलर आ जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, सारे जो लोन आपके हैं वो पे ऑफ हो जाएंगे, फिर आप डॉलर को बेशक बढ़ा दें आगे चलकर। लोन से तो जान छूट जाएगी, IMF से जान छूट जाएगी। अच्छा, पेट्रोल है, पेट्रोल जब हम 149 पे था तो तनकीद हो रही थी। जब पेट्रोल आपको पता है खान साहब ने 10 रुपया कम किया, वो कम किस पे किया था? वो जो सब्सिडीज जो आपकी रिफाइनरी है, यहाँ 60% डीजल जो है वो यहाँ रिफाइन होता है पाकिस्तान की रिफाइनरीज में, तो उस पर जो उनका प्रॉफिट मार्जिन है वो हमारी गवर्नमेंट ने कम करके वो रिलीफ दिया पब्लिक को कि भाई कीमतें कम हो। फिर भी आपने देखा कि अपोजिशन ने कहा कि नहीं, ये तो बड़ी ज्यादती हो गई। अभी हुकूमत खान साहब की जा रही है तो उन्होंने तेल कम किया है। हम कहते हैं जो इशूज हों चाहे किसी भी गवर्नमेंट में, आदमी को रियलिस्टिक होकर उस पर बात करनी चाहिए, उसके सॉल्यूशन पे जाना चाहिए। ये नहीं हो कि पिछली गवर्नमेंट में वो कहते हैं कि ये क्यों हो, अभी कहते हैं कि भाई नहीं अभी तो सही हो रहा है। तो मैं जो भाई कह रहे थे हमारे MNA कि नालायक भाई, आप लायक है ना, 3 साल 8 महीने हमने हुकूमत की, आप कहते हैं पाकिस्तान तबाह हो गया, जो भी चीज हो गई। भाई अभी आप आए हैं ना, 3 साल 8 महीने कितना टाइम बनता है? 50 साल का, 50 साल का वो टाइम बनता है टोटल जो है आप लगा लें, वो 7% या 8%।
भाई आप आए ना, 2 महीने कितने बनते हैं? 3 साल 8 महीने के, वही टाइम आपको 3 महीने बनते हैं आपके 8%। अभी 1 महीना आपके पास है, आप पाकिस्तान को ऐसे कर देंगे यहाँ दूध की नदियां जो है वो बहना शुरू हो जाए, प्योर लोगों को मुफ्त मिल जाए, डॉलर कम आ जाए, महंगाई खत्म हो जाए, आपको हुकूमत मिली है ना। हम तो इसमें इनकार ही नहीं करें, इसमें कौन सी बात है कि हमने इनको मना किया है। बाकी एहतजाज करना, जलसे करना हमारा हक है। ये जो मतलब कहते हैं, जैसे आपने कहा कि नाल पे एतराज इसी वजह से कि जब वो चीजें, ये अहलियत है ना, देखें ऐसी अहलियत हमारे हुक्मरान में नहीं है, हमारे किसी बंदे में नहीं है कि उसके चपड़ासी से, उसके मुलाजिम से, उसके ड्राइवर से, उसके गनमैन से 5-5, 10-10 अरब, 20-20 अरब पैसे निकले अकाउंट में। तो ऐसे लोग वाकई हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, लेकिन बाकी और बहुत सारी चीजें चल रही हैं, मैं वो उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। जो ऐसे लोगों को हल किया जाता है। देखें जब पैसे है ना, कोर्ट में आके कोर्ट जज पूछता है, तो हमारे जो भी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो कहते हैं मुझे पता नहीं मेरे अकाउंट में किसने पैसे डाले। जो सीएम पंजाब हैं, जो 25 वोट किसके थे, उस 25 वोटों को जो चुन के आए, इलेक्ट होके आए, तो वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना वो खत्म है। ठीक है सेनेटर साहब, पॉइंट आ गया। मैं जरा चॉइस साहब की जाने पढ़ूंगा, मैं चॉइस साहब की जाने पढ़ूंगा। चॉइस साहब, थोड़ी सी तो बात सही है सेनेटर साहब की भी, तब इनकी हुकूमत थी तो तबाह हो रहा था, आज ये इस पर ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं, महंगाई आलमी मसला, यही तो वो भी बताते थे। क्या फ़र्क था? तो आप कह रहे थे कि ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं, अब आप यही बता रहे हैं आवाम को कि मैं गुजारिश करता हूँ पहली बात तो कहीं 50 साल मियां नवाज शरीफ साहब 5 साल एक दफ़ा वजारत उज़्मा हुकूमत रही, 4 साल नवाज शरीफ साहब के साल शाहिद साहब का, उससे पहले 2.5-3 साल हुकूमत वफाक में रही। टोटल अगर लगाएं तो वो 10 साल बनते हैं, इससे ज़्यादा 50 साल। अब जो याहिया साहब के, अयूब साहब के, परवेज मुशर्रफ साहब के, ज़िया साहब का मार्शल है, वो भी अगर तहरीक इंसाफ वालों ने हमारे खाते में डालना है तो बहरहाल इनकी मर्जी है। फिर जब हम 13 से 18 आए तो हमारे पास एक प्लान था, हमने वो प्लान दिया, हमने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम किया, फंड्स दिए फोर्सेस को, नए यूनिट्स खड़े किए और हमने फोर्सेस का बजट बढ़ाया, ये हमने काम किया। ये बड़ा मसला था तब। फंड्स कैसे सब अभी पे आए ना, ये जो अभी के 50 दिन है वो जी, तो मैं आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, अभी भी आ रहा हूँ। लोड शेडिंग को हमने एड्रेस किया, हम कारखाने लगा के गए और पूरी करके गए बिजली, हमने वो कसर नहीं छोड़ी। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, हम सी पैक लेके आए, ये हमारे करने वाले काम थे। और हमने सियासी इस्तेहकाम पैदा किया कि पीटीआई को केपीके में, पीपल्स पार्टी को सिंध में और बलूचिस्तान में अपने साथ दूसरे लोगों को मिला के हिस्सा दिया, ताकि जिन जिन के पास इख्तियार है वो इस्तेमाल करें और काम करें। हम साथ लेके चले। अगली बात आ जाती है, ये कह रहे हैं चपड़ासी, तो भाई खान साहब के 285% असासाजात 2.5-3 साल के अंदर बढ़े हैं। इमरान खान के, जिस बेचारे का कारोबार ही कोई नहीं है, अपना है कोई नहीं, किसी का छोड़ा नहीं है। अब महंगाई इन्होंने कैसे की, उसकी 2 चीजें मैं आपको पहले गुजारिश करता हूं। एक तो ये कि गंदम जितनी इकट्ठी थी मेरे मुल्क के अंदर, हमने 10 साल लगाए पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने, और इतनी गंदम इकट्ठी की कि अगर एक साल फसल कम हो तो हम खा सकें। वो बतौर वजीर तजारत इमरान खान साहब ने समरी मंजूर की, बतौर वजीर आजम उसकी मंजूरी दी और वो एक्सपोर्ट कर दी। इमरान खान को नालायक इसलिए कहा कि मैं एक पंजाबी देहाती घर से ताल्लुक रखता हूँ, जब गंदम की फसल आती है तो मेरी माएँ बहनें बेटियां इस वजीर आजम से ज्यादा समझदार हैं। वो खाने के लिए भी रखती हैं, खुशी गमी के लिए भी रखती हैं, अगली फसल के बीज डालने के लिए भी रखती है। तो इस निकम्मे तो साढ़े 20 पाण वास्ते भी कणक नहीं छड़ी, तो इसे नालायक ना कहूं तो क्या कहूं। चीनी मेरे मुल्क में वाफर पड़ी हुई थी, मिलों के अंदर थी, मुझे सस्ती मिल रही थी, इसने वो एक्सपोर्ट कर दी, बेच दी, और उसके बाद दोनों चीजें महंगे दामों बाहर से मंगाते रहे। ये है नालायकी। हम इकट्ठी करके गए हैं और ये बेच के खा गए हैं। अब आ जाते हैं इन 50 दिनों के ऊपर। जी प्लीज। जब आपकी एक फसल खराब होती है, उसके बाद आपको जमीन तैयार करना, बीज डालना है। 3.5 साल में इन्होंने जो बीज डाला है वो गंदम का नहीं है। हम आज गंदम नहीं काट सकते। इंतजामी ढांचा तबाह किया। पीएसडीपी आपकी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, हम 1100 अरब पे छोड़ के गए, ये 550 अरब पे ले आए, वो काम किया। सी पैक बंद कर दिया। जब मुल्क के अंदर पीएसडीपी खर्च नहीं हो रहा होगा तो फिर तरक्की कैसे होगी। ये बजट आ रहा है, ये हम बनाएंगे और इस बजट को इस्तेमाल हम करेंगे, और अगले 3 से 4 माह के अंदर मैं बिल्कुल आपको इस वक्त कह रहा हूं और इसके ऊपर साबित कदम रहेंगे। बिजली का जो शॉर्टफॉल है इसे पूरा करेंगे।
जो आटा चीनी इनकी कीमतें इनको कम करेंगे, डॉलर को नीचे लेके आएंगे और चलिए सर, ये तो सबके लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ है और हम दुआ भी करेंगे कि ये हो, और नहीं तो फिर आपसे सवाल भी ज़ाहिर करेंगे कि क्यों नहीं हुआ, लेकिन ख्वाहिश और दुआ यही है कि ये हो, अवाम की बेहतरी इसी में है। मुज़म्मिल साहब, क्या सिर्फ महंगाई हमेशा से अपनी सियासत के लिए ही इस्तेमाल की जाती रही है, महंगाई का लफ्ज़, चीज़ों का बढ़ना, या अवाम का दर्द भी किसी जगह पर वाकई मौजूद है? नहीं जी, महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाना जमहूरियत का हुस्न है। देखिए, अगर गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है, अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम में से, तो बात तो अवाम की होगी ना, अशराफिया की तो नहीं हो सकती। और महंगाई अवाम का मसला है। कोई भी हुकूमत कोई भी उज़र पेश कर कर महंगाई से बरी-उज़्ज़मा नहीं हो सकती। उसका पहला काम आम आदमी का ख्याल करना है, और आम आदमी के ख्याल में की राह में अगर उसकी 2 वक्त की रोटी, महंगाई, बिजली के बिल, पेट्रोल उसकी राह में रुकावट है, तो ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करे, या क़ुव्वत ख़रीद बढ़ाए या कीमतें कम करे, या लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ाए, तनख्वाहें बढ़ाए, कारोबार बढ़ाए कि लोग अफोर्ड कर सकें, पर कैपिटल इनकम बढ़ाए, जो हर आदमी की जो माहाना आमदन है, सालाना आमदन है, वो बढ़ाए, या चीज़ों की कीमतें कम करे। अब किसी हुकूमत को इस पॉइंट पर डिफेंड नहीं किया जा सकता कि जी उन बड़ी मजबूर हैं जी इंटरनेशनली, लिहाजा उन्होंने ये किया है। ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो चीज़ों को मैनेज करे। और फ़न हुक्मरानी क्या है? अगर बाहर से 10 रुपए की चीज़ खरीद के 12 रुपए की बेच देना है, तो ये तो हुक्मरानी नहीं है, ये कारोबार है। ये तो आम थड़े पे बैठा हुआ कारोबार, आदमी भी पीछे से 10 रुपए की चीज़ खरीदता है, आगे 12 रुपए की बेच देता है। आम अनपढ़ कारोबार भी तो यही है ना जी, जितने की चीज़ ली है, मुनाफा डाला, आगे बेच दिया, टैक्स डाला। फ़न हुक्मरानी तो ये है कि आपने उसमें से आवाम की फलाह निकालनी है, अमीर से टैक्स लेके गरीब के लिए आसानी पैदा करनी है। अगर ये दलील मैं मान लूँ कि जी बाहर बड़ी महंगाई हो रही है, लिहाजा इस मुल्क के गरीब को मर जाना चाहिए, लिहाजा जो मोटरसाइकिल वाले हैं वो कल से पैदल हो जाएं और पैदल वाले घर बैठ जाएं, तो ये गलत, मैं इस दलील को नहीं मानता हूँ। यह हुकूमत का काम है कि वो लोगों के लिए आसानी पैदा करे। अगर वो बिजली, गैस और पेट्रोल महंगा करेगी तो उसका दिफा नहीं किया जा सकता इस बात का। कल इमरान खान के भी नहीं किया जा सकता, और ये इस गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि वो ये तमाम तर रिलीफ जिसका दावा वादा किया था उसको दिया जाए। यकीनन रियलिटीज़ ज़रूर हैं, लेकिन इन चैलेंजेस से भी नबरदाज़ होना है। तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।